this is the day. I was hoping this to be successful, and I was actually planning for this long time. मैं बहुत excited हूँ कि आज हमारे साथ वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड फ्रॉम पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करी, एक बेहतरीन करियर अपना बिल्ड किया, और आज हमें वो अपना टाइम दे रहे हैं। सर मिकाल हसन, द लेजेंड हिमसेल्फ, does not need any introduction. So thank you so much, sir, for joining. Thank you, Numan. So nice of you to have me on here. Sir, it is always a pleasure. मैं जब इसको प्लान कर रहा था, इस पॉडकास्ट का मकसद ये था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कुछ लोग सीखना चाह रहे हैं, जो रिसेंट ग्रेजुएट हैं, अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या डायरेक्शन हम दे सकते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल राइट इन लाइफ। जब लोग रिसेंट ग्रेजुएट करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट बाहर आते हैं, तो कोशिश उनकी ये होती है कि हम अच्छे से अच्छा करियर बना लें, राइट। लेकिन ये पाथ इतना आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। आपने किस तरह स्टार्ट किया, स्पेशली building a career in music and then getting education in music, which is not common, as you know. जी, मेरी जी बड़ी गुड लक ये रही कि मैं एक ऐसी फैमिली से था जहाँ लिबरल आर्ट्स को बहुत पसंद किया जाता था और सपोर्ट भी किया जाता था। तो माय फादर वाज अ ह्यूज म्यूजिक फैन एंड ऑल हिज लाइफ ही वाज डीपली लाइक इट वाज समथिंग दैट वाज वेरी डीप फॉर हिम। और बड़ा उनका इमोशनल एक उसके साथ एक रिलेशनशिप था। मैं उसी माहौल में फिर म्यूजिक मैंने भी फिर सुना, उन्हीं से सुना। और ये 80 mid 80s, you know, when I was a teenager, there wasn't anything to do। और बहुत सारे यंग लोग जो होते थे वो स्टूडेंट यूनियंस ज्वाइन करते थे, बड़ी वो बदमाशी का सीन होता था। ये मैं कॉलेज लेवल पे बात कर रहा हूँ उस जमाने में। तो मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था कि मैं किसी ग्रुप के साथ अटैच हो जाऊं, या मुझे इट जस्ट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी। तो मैं फिर म्यूजिक के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट, मेरी रेफ्यूज सी बन गई वो। और मैं गिटार बड़ा, आई वांटेड टू प्ले गिटार वेल एंड आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल हु वर वेरी गुड गिटार प्लेयर्स एज वेल। तो मेरी इंटरेस्ट फिर गिटार से फिर यू नो आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, मोर अबाउट म्यूजिक थियरी। तो मैं फिर बर्कली गया। बर्कली के बाद मैं फिर जब वापस आया तो मैंने एक स्टूडियो सेटअप किया, डिजिटल फिडेलिटी स्टूडियो। और उस स्टूडियो में हम लोगों ने बहुत सारे जो कि मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट निकले, लोगों की स्टार्टिंग उस स्टूडियो की थी। आतिफ असलम का तो बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक को फिनिश करना और फिर वापस पाकिस्तान आके करियर बिल्ड करना। तो इफ वी गो बैक टू दैट 80s जो आपने मेंशन किया, फादर के म्यूजिक से इन्फ्लुएंस थे, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक वाज from the 70s on to, I mean, through all the time that my dad was with me, हमारा एक कॉमन लव था म्यूजिक का। अच्छा, और ये वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिक म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक? जैज, प्राइमरीली जैज म्यूजिक। नाइस। तो हमारे घर में वो कॉमन था। तो मेरा हमेशा इसीलिए जैज ओरिएंटेड म्यूजिक में और जैज में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। और anyways, so I came back, set up the studio, and in 2000 I got a tour with this British percussionist called Pete Lockett. So I had already been working on a solo instrumental album. So I thought that, you know, if we only play instrumentals, it may not be all that exciting for people. So we should have vocals in it too. And because Pete Lockett ने ईस्टर्न क्लासिकल परकशन स्टडी किया हुआ था, बड़ा अच्छा तबला और ईस्टर्न परकशन उसमें उसका मास्टर है वो बंदा। तो मैंने कहा इस आइडिया के साथ लेट्स थिंक ऑफ समथिंग वेयर वी कैन इनकॉर्पोरेट बीट एंड उसमें हम लोगों का फ्लेवर भी हो। तो मेरे साथ एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त होता था, जावेद अख्तर। ही प्लेड कीबोर्ड्स एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ पीपल वी कुड गेट टू वर्क विद अस विद पीट लॉकेट। पप्पू साहब जो थे, दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हिम। अच्छा। और इनिशियली लार्जली इंस्ट्रूमेंटल एंसेंबल ही था, एक दो ही वोकल आइटम, 3 या 4 वोकल आइटम्स थे। तो एहसन पप्पू साहब के साथ आप 2000 से आपकी जर्नी?
लेट 90s से, क्योंकि उनको मैं लेट 90s। स्टूडियो में अक्सर मिलता था जब वो कोई रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो डबिंग के लिए वो फ्लूट पे ऑलमोस्ट इनवेरिएबली वही होते थे। नाइस। उनसे मेरी दोस्ती होगी। बहरहाल उसके बाद रियाज अली खान साहब को हमने इंसाम्बल में ऐड किया और हमने 2 ट्रेडिशनल आइटम्स सोची थी जो हम करेंगे, जो अर्ली, इनफैक्ट मेरे पास उस टूर की ना एक, जो हमने उस म्यूजिक लिखी थी और चीजें बनाई थी, वो एल्बम से पूरा एल्बम बनी। अच्छा। वो निकाल की पहली एल्बम थी, जो अच्छा, मटेरियल उस आर्टिस्ट के टूर के गिर्द लिखा गया था। तो रियाज अली खान साहब के सॉन्ग्स आपकी पहली एल्बम में थे, या वो सारे जो हैं? थी वो अ, सारी पहली एल्बम रियाज भाई ने गाई थी, अच्छा। और फिर 2003 में वो छोड़ गए और जावेद बशीर साहब आए। जावेद बशीर फिर साहब है, ओके। जावेद ने वो गाने गाए अच्छा। जो एक्चुअली रियाज ने गाए। अच्छा। और फिर जावेद साहब हमारे साथ कोई ऑलमोस्ट टिल 2012 थे। अच्छा, जी। तो और मिकाल उसके हसन बाद बैंड, जो कि एक मिकाल हसन एंड एहसन पप्पू साहब, ग्रेट टू लेजेंड्स टुगेदर। अच्छा, उनके साथ दूसरे म्यूजिशियंस आते रहे जाते रहे, क्या ये दूसरे म्यूजिशियन अपना करियर आपके साथ बनाए और फिर मूव हो गए, या किस तरह रहा उनके हाँ, कभी कोलैबोरेशन कभी आपके तो साथ? इस तरह, क्योंकि जो जो पाकिस्तानी जो लाइनअप जो थी वो चेंज होती रही ओवर द इयर्स। शुरू में गम्बी भी था। अच्छा। गम्बी ने काफी साल हमारे साथ प्ले किया। बहुत लोगों ने इस ग्रुप के अंदर प्ले किया है। बहुत मल्टीपल बेस प्लेयर्स एज वेल, बट अर्ली डेज में समीर अहमद वाज ऑन बेस, जो कि कोवन अच्छा। में भी बजाता, वाज अ जी। फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी क्लोज फ्रेंड एंड वेरी गुड बेस प्लेयर, ही ही वाज इज, ऑन आई थिंक बेस। ही वाज इन कारवां एज वेल, राइट? नहीं, वो दूसरे समीर अहमद है अच्छा, वो जिसका आप दूसरे सोच समीर रहे है, ओके। हो। So Sameer was with us for a long time, but then he sort of like quit music and he started working a regular job. अच्छा। Um, and he was also involved with Coven, which put out some very good albums. कोवन का तो बहुत अच्छा बहरहाल म्यूजिक है। ये इस तरह की दास्तान है कि स्लोली बैंड भी इवॉल्व होता गया। जब हम लोग इंडिया गए तो वहाँ वी मेड एन इंडियन वर्जन ऑफ द बैंड, जिसमें शर्मिष्ठा चैटर्जी थी। जी। एंड नाउ करंटली हमारा हमारा जो करंट वर्जन है उसमें रसब आमिर है वोकल्स पे, पप्पू है, मैं हूँ, दाऊद रामे इज प्लेइंग ड्रम्स एंड मेलविन आर्ट्स इज ऑन बेस। अच्छा, दिस इज द तो ये जो न्यू। आपके अभी करंट वोकलिस्ट हैं, ही इज न्यू, ही इज फ्रेश। उनकी रेंज में सुना यूट्यूब पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं वो। तो इनको कैसे डिस्कवर आपने किया, या इन्होंने आपको अप्रोच किया? ये मुझे एक्चुअली मेरा एक दोस्त है मुगले फंक के जो फाउंडर है, सितार प्लेयर राकेश जमील, ही रेकमेंडेड रसब बिकॉज अच्छा। ही हैड यूज्ड हिम ऑन सम ऑफ हिज सॉन्ग्स। तो उसने अच्छा। मुझे इंट्रोड्यूस किया था। तो ही इज वेरी यंग। अगर अगर आई थिंक इफ ही वर्क्स एट इट तो ही कुड रियली कम इनटू हिज ओन। तो आई होप कि वो मेहनत करे, और बिकॉज द बैंड रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग ओ या, vocalist। डेफिनेटली वो आपके जो बिगनिंग है, ऑब्वियसली जो। गाने भी इतने इजी गाने नहीं है सिंगर्स के या, लिए, ध्यान ही है। तो यू हैव टू हैव अ राइट मिक्स ऑफ द ट्रेनिंग, के ट्रेनिंग भी आपकी सॉलिड हो, और फिर गानों को आप डिलीवर करने की भी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं बस। तो अगर हम जावेद बशीर साहब की बात करें, वो आपके साथ आके ज्वाइन होते हैं। आई थिंक मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना उनको, आई एम टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ द बैंड्स, जब जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया, यू वर इन टॉप 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बैटल ऑफ द तो बैंड्स में रियाज अली खान ने गाया था। अच्छा, रियाज अली खान आपके साथ थे, ओके। दैट्स गुड टू नो। तो उसके बाद जो आपकी जो एल्बम आई है फर्स्ट, उस पे पूरा काम जावेद बशीर साहब ने किया। जो उनकी। ऑफिशियल एल्बम आई थी उस पे जावेद की वोकल्स हैं, लेकिन ओके। उससे पहले ये एल्बम रेडी थी और रियाज साहब की वोकल्स में थी। अच्छा, तो तो ये, एक्चुअली वो गाने फिर उनके इर्द गिर्द लिखे गए थे। ओके, उनकी उनकी रेंज और उनके उनके वोकल से उनकी रिलेटेड, रेंज ओके। और बिल्कुल इसी तरह है। हाँ जी। तो तो जावेद जावेद बशीर के साहब साथ ने अपना करियर बनाया आपके साथ और बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया। फिर इंडिया में उनको काम मिला, वो फिर अपना अपना सिंगल सोलो करियर कर रहे हैं। तो आपके पास जैसे म्यूजिशियन जैसे आते हैं, बहुत से आते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तो आप कितनी उनकी ग्रूमिंग करते हैं? जैसे ऑब्वियसली आप एक बैंड है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट टू, कि आपके फिर कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, लाइनअप हुए हैं, परफॉर्मेंस लाइनअप है, तो किस टाइम पे मतलब कोलैबोरेशन एक तरह से टूट जाता है, कोई बैंड मेंबर चला जाए, इतना आपको इतना काम आपके साथ करने के बाद? एक्चुअली दो इसमें पहलू हैं। एक तो ये कि जब आप गाने लिख रहे होते हो या अरेंज कर रहे होते हो,
तो उन म्यूजिशियंस के पार्ट्स अगर आप बैठ के उनके साथ बनाते हो या उनके लिए बनाते हो, एंड देन देयर इज द पुटिंग टुगेदर ऑफ दैट मटेरियल इन रियल टाइम लाइव, उसके लिए everybody has to work together, and then people will often make, like, different musicians have different personalities, so they may come up, they may take an idea you have और उसको वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपने तरीके में, अच्छा। they'll do it their own, so the whole band works as a creative collective unit, but people have to learn their parts या because वो लिखे हुए उस तरह हैं गाने, या so ये वो तो है। तो collaborate। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा, आपने कहा म्यूजिक बनाना, अब ऑब्वियसली मैं खुद थोड़ा सा सीख भी रहा हूँ आजकल, तो म्यूजिक बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेशली एक एक धुन को कंपोज करना। फिर आपके साथ एक आर्टिस्ट आके जुड़ता है जो कि एक मे बी लेट्स से राहत फतेह अली खान जैसा आर्टिस्ट को बहुत हाई रेंज पे गा सकता है, तो आप उसको चेंज करेंगे अपने म्यूजिक को थोड़ा उसकी रेंज के लिए, या फिर उस आर्टिस्ट को आप बोलेंगे कि आप इस रेंज पे जो है मैंने कंपोज किया है, तो आप इस पे इस लेवल इस स्केल पे आके आप गाने की कोशिश करें, तो आप आपकी क्या कोलैबोरेशन रहती है इन आर्टिस्ट के साथ? ये टोटली सॉन्ग पे डिपेंड करता है कि अच्छा। सॉन्ग की क्या रिक्वायरमेंट है। जिस तरह अभी एक कोक स्टूडियो के अंदर हम लोगों ने मुझसे पहली सी मोहब्बत अरेंज किया था, उसमें मैडम हुमैरा गा रही थी और नबील एन शौकत अमानत ने। अली। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बहुत नबील शौकत। नदील, हाँ, नबील नबील शौकत शौकत अली, ओ या आई रिमेंबर दैट वन, बहुत और अच्छा किया था उन्होंने। तो वो अब गाने की जो उसकी पोएट्री थी और उसकी जो फील थी और जो स्टोरी है पूरी, अ, उसको कैप्चर करने के लिए आपको फिर अपना म्यूजिक भी उसका डेवलप करना पड़ता है। हर गाना जो है वो कोई एक अलग चीज की रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में देता है, फिर आप उसको परस्यू करते हो। सही। तो मेरा कभी कोई एम नहीं था कि मैं कोई टिपिकल मार्केटी हिट गाने सुनाऊं। मैं म्यूजिक इसलिए नहीं करता, मैं अच्छा। म्यूजिक इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं म्यूजिक को एक आर्ट फॉर्म समझता हूँ और उसको जो बेस्ट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें सबकी स्किल्स भी इन्वॉल्व है, आपकी क्रिएटिव आइडियाज इन्वॉल्व है, अगर तो वही आपने करना है जो मेन स्ट्रीम में हर बंदा करके हम्म। दे रहा है, फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या है? सही। ये मेरा एक क्वेश्चन था थोड़ा आगे का, बट सिंस यू हैव स्टार्टेड दिस डिस्कशन, तो आजकल जो म्यूजिक हो रहा है कोक स्टूडियो की अगर बात की जाए, आप उससे भी अटैच रहे, थोड़ा टाइम आपने उस पे काम किया, मेरे ख्याल से आप 3 सीजन यू वर्कड इन 2 to 3 सीजन्स, जिसमें एक में तो आपका पूरा बैंड भी था। एक में तो हम फीचर्ड थे, एक ओके। में हम लोगों ने वो एक गाना किया था मेरा चन्ना वाला, और एक मैंने अली हमजा का हेल्प किया था जब उनको मिक्स इंजीनियर की ज़रूरत थी। सही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नए आर्टिस्ट भी उसमें कुछ नजर आते हैं, इतने ज्यादा नहीं, जैसे मैं नेस्कैफे कैफे एक बेसमेंट एक प्रोग्राम होता है, उसमें भी दिखते हैं काफी नए आर्टिस्ट जो जुल्फी कर रहे थे, और उसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म है जो नए आर्टिस्ट को लेके आ रहे हैं। तो क्या किसी नए आर्टिस्ट के लिए कोक स्टूडियो में जाके गाना कर देना सक्सेस है, या अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपने बैंड के साथ काम करना, एक म्यूजिक बनाना, बिकॉज वी हैव यूट्यूब, वी हैव सोशल मीडिया, आई मीन देयर आर सो मेनी मीडियम्स जिस पे आप पॉपुलर हो सकते हैं, बट डू यू स्टिल थिंक ए कोक हाँ, तो स्टूडियो ऐसे प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर? अगर आपकी एंड गोल ये है कि मैंने जल्दी से पॉपुलर होना है और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे एकदम सुन लें, तो फिर तो एक बड़ा मेन स्ट्रीम हेविली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम व्हिच हैज अ लॉट ऑफ मार्केटिंग मसल, हैज अ लॉट ऑफ फैन व्यूअरशिप, फॉलोइंग बेस, ये। फॉलोइंग, तो वो तो फिर आपके लिए एक ऑब्वियस रूट बन जाती है। बट जरूरी नहीं है कि वो इतने लोग म्यूजिक करते हैं, तो हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी शायद नहीं आती, तो नहीं इसमें आती। आप आपकी एक लक कह लें, क्योंकि अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम पे आते हैं तो आपकी एक्सपोजर की लेवल बहुत हाई हो जाती है और फिर आप कॉन्सर्ट्स की बुकिंग्स मिलती हैं। सही। तो उस लिहाज से अगर अगर आपका एम ये है कि यार मैं जल्दी से कर लूँ, तो फिर वो आप कर सकते हैं, कोई रोक तो नहीं रहा। नए टैलेंट के लिए तो हमेशा लोग ऑन द लुक आउट होते हैं, सही। लेकिन इशू ये आ जाता है कि जिस किस्म का टैलेंट है उस वो किस तरह यूटिलाइज हो रहा है, बिकॉज हमारे मुल्क में बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो ट्रूली गिफ्टेड है और वो अभी भी उनको लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, क्योंकि सही। हर आर्टिस्ट जो है वो उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। आपका काम होना चाहिए कि उस स्पेशलिटी को प्रिजर्व करना, हम्म। और जब आप बहुत ही मेन स्ट्रीम चले जाते हो ना, तो फिर हर चीज़ एक डांस गाना बन जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। असल जो म्यूज़िक होती है उसमें हर
किस्म के मूड की, हर किस्म की फीलिंग की एक जगह होती है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो बिलीविंग इन योरसेल्फ वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, आप म्यूजिक करना चाह रहे हैं, एक आप कुछ अपनी सोच के, अपने म्यूजिक के स्टाइल के आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक म्यूजिक बनाते हैं, तब दैट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड डूइंग योर म्यूजिक एंड कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। हमने देखा मिकाल हसन बैंड, उसका जो अपना एक यूनिक स्टाइल है, इवन दो जब आपने स्टार्ट किया था, आई थिंक जुनून वाज एट पीक एट दैट टाइम, और शायद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था इन 2003 या उससे पहले। तो जी, जुनून का एक या 2003 राइट, सो 2000 ऑनवर्ड, तो वो टाइम आपने क्लासिकल, उस ये चल रहा था, फ्यूजन था कि क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न स्टाइल म्यूजिक का एक फ्यूजन आ रहा था, फ्यूजन बैंड इटसेल्फ दे वर डूइंग गुड। आपने जो स्टार्ट किया एंड देन यू स्टिल फॉलोइंग दैट ट्रैक, जैसे आप पॉपुलर म्यूजिक की तरफ नहीं गए, आप कुछ इस तरह के कोलैबोरेशन आपने नहीं किए जिसमें कोई डांस या कोई और, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लासिकल पाकिस्तान का जो फोक था उसको आपने मैच किया लाके वेस्टर्न जैज के साथ या वेस्टर्न रॉक के साथ, उस कोलैबोरेशन पे आप अभी भी काम कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट होता है कि आपके लिए इस तरह के कॉन्सर्ट लेना जहाँ पे पॉपुलर म्यूजिक ज्यादा डिमांड है बेसिकली है ही डिमांड सिर्फ पॉपुलर म्यूजिक की। मसला हमारे मुल्क में ये है कि कोई भी चीज जो उससे थोड़ा हटके है, उसके पीछे आपको स्पॉन्सरशिप्स लेना या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जनरेट करना, इट्स एक्चुअली वेरी अनलाइकली और बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों को सारा कुछ खुद करना पड़ता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑनेस्टली वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट ब्लेम पीपल कि वो चाहते हैं कि यार हम जल्दी से हमारा कुछ बन जाए, तो मैं क्या ब्लेम नहीं यही, कर। डू यू थिंक यही रीजन है जो म्यूजिशियन आपके साथ आते हैं? इवन जावेद बशीर ने जो बॉलीवुड में म्यूजिक किया, उन्होंने तो क्लब सॉन्ग्स भी किए, उन्होंने क्लासिकल सॉन्ग भी किए, मतलब ऑब्वियसली उनकी रेंज है, वो कर सकते हैं सारा, बट वो जो आपका स्टाइल था उससे हट गए, दूसरी तरफ चले गए। तो क्या लिखते हैं कि इट्स लाइक अ सर्वाइवल, कि जहाँ पे आपको यू हैव टू मेक मनी, आपको घर चलाना है? हाँ जी, लेकिन आप देखें ना, आप आउटसाइड प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपकी जो कोर चीज आप उसको ना करें, या क्योंकि वो भी आप साथ साथ चला रहे हैं। जो आपकी आपकी अपनी बनाई हुई चीज है, उसको आप क्यों छोड़ना चाहेंगे टू जस्ट ओनली सीक कमर्शियल सक्सेस? या Because then you've lost that person that you were, or the creative thing that made you unique. So या you can, that same brain can put out commercial work as well, लेकिन वो different होता है, उसकी पैरामीटर्स कुछ और होती हैं। कहने का मतलब ये कि बैंड्स इसीलिए ब्रेकअप करते हैं क्योंकि हर बंदे की सेम इंटेंट नहीं होती। सही, लेकिन मेरी आर्गुमेंट साथ साथ ये भी है कि हम सब कुछ ना कुछ कमर्शियल काम करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए तो सही। ये मतलब तो नहीं ना कि आप अपनी कोर, जो एक ग्रुप जो आपने लोगों का रखा हुआ है, उसको खराब करें। Like the two can coexist without much problem, to be quite honest. सही। तो हमने देखा लोग अपना जैसे करियर बनाते हैं, आपके साथ आए म्यूजिशियंस जुड़े, करियर बनाया उन्होंने, आप एक बैंड को लेके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इस इन सारी चीजों में एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जब पेंडेमिक जैसा एक सीन आ गया, उस वक्त एवरीथिंग इज शट डाउन, आप बैठे हैं, आपके साथ बैंड मेंबर्स हैं, दे आर लुकिंग अप टू यू, दे वांट मेक मनी, दे नीड टू, उनका घर चलाना है उनको, दे हैव देयर नीड्स एंड दे आर लुकिंग अप टू यू, एंड यू हिमसेल्फ, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था पेंडेमिक के टाइम, या आपके साथ जो बैंड मेंबर जुड़े थे उनके लिए कितना मुश्किल गुजरा ये टाइम? बहुत बहुत हार्ड टाइम फेस किया सब लोगों ने, बिकॉज हम गिग्स जो हैं उन पे इतना कुछ बनता नहीं, बिकॉज अगर स्पॉन्सर्स नहीं होते तो कुछ भी नहीं बनना होता। अच्छा। तो सब लोगों ने बड़ा सफर किया, हम लोगों ने भी किया और अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि लाइक आई सेड कि अगर आप देखें कि किस किस्म के शोज सुनने को मिलते हैं, तो वो टोटली कमर्शलाइज शोज होते हैं, कमर्शलाइज हो रहा है, या टोटली कमर्शलाइज्ड होते हैं। मतलब कि म्यूजिक फैन जो है वो तो, उसके लिए तो एक्चुअल सुनने वाला म्यूजिक तो है, उसकी तो स्पेस ही खत्म कर दी गई है। तो ये बड़ी एक सीरियस मसला है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी डूइंग दैट ऑल द टाइम। बहुत लोग ट्राई करते हैं,
आपकी म्यूजिक की जो क्वालिटी लेवल है ना वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मेरा ख्याल है जब डाइवर्सिटी नहीं होती या तो एक ही किस्म की चीज सुनने को मिलती है, तो वो चीज मुझे मुझे बॉदर करती है। मेरे ख्याल से म्यूजिक म्यूजिक जैसी चीज में डाइवर्सिटी वेलकम होनी चाहिए। हर किस्म का साउंड, हर किस्म का स्टाइल, एक ही स्टाइल का म्यूजिक सब सुन सोचें या कब। दैट्स ट्रू दैट It is, yeah, it is obviously that whatever I call सो that lab created or studio created music जो है hip hop जिसको कहते हैं मोस्टली। तो लाइव आप लाइव जब एक्चुअल लाइव म्यूजिशियंस को ही नहीं सुन पाओगे, हम्म। फिर तो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल रहा जो बड़ा मजेदार होता है और बड़ा एक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है कि म्यूजिशियंस प्ले कर रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हो उसको सुन रहे। ये नहीं कि एक बस लैपटॉप पे बटन दबाया और म्यूजिक स्टार्ट हो गया लाइक कैरियोके, यू नो, जस्ट कम इन एंड प्ले एंड वही ना। म्यूजिक म्यूजिक अगर टोटली अगर इट्स जस्ट गोइंग टू बी बेसिक एंटरटेनमेंट, देन उसमें फिर रिफाइंड चीजें किस तरह फ्लरिश कर सकती हैं, yeah. उनकी क्या And जगह and and to be honest, what I have seen, you are one of those bands जिसको मैंने कभी नहीं देखा like lip sync. I don't think it's even in your mindset कि मिकाला सन बैंड परफॉर्म करने आ रहा है। हम देखते हैं बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, लिप सिंक करके चले जाते हैं। आई मीन लोग नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट नहीं, जो हम अच्छे तो सारा लिसनर्स हैं, सब सब कुछ लाइव करते हैं। या आई हैव नेवर सीन यू डूइंग दैट। तो वो जो आपका पॉइंट था कि लाइव म्यूजिक को सुनना, समझना, एंजॉय करना, वो चीज खत्म होती जा रही है बिकॉज मतलब ऑफ दैट। उस चीज की फैन बेस जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई है, हम्म। और जनरल एंटरटेनमेंट की फैन बेस क्योंकि आम फैम है वो, तो वो बहुत ज्यादा है। यानी कि लोग जो है ना, जो लिसनरशिप है, सुनने वाले लोग जिस तरह आप म्यूजिक सुनते हो, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज कम से कम होती जा रही हैं कि आप एक्चुअली सुन सको, या क्योंकि आपको भी वही ऑफर होता है जो हर एक को हो रहा है। तो उसमें जो एक्चुअल म्यूजिक लिसनर है, जो कि हमारे ज़माने में लोग वाक़ई बड़े इंटू इट होते थे। दे यूज्ड टू या लिस्टन टू म्यूजिक विद अ लॉट मोर attention, and they were a lot more willing to listen to you. That's kind of disappeared now, क्योंकि लोग जो है वो बस उनको आदत ही नहीं रही सुनने की, और ये आते ही नहीं। हमारे मुल्क में बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज़ डाइवर्सिटी ऑफ म्यूजिक नहीं हमें मिल रही। या हमें एक किस्म मैं की चीज़ मिल रही होती है। मैं कभी कभी सुनता हूँ एंड आई मिस दैट एरा। ऑब्वियसली उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सलामत अली खान साहब बैठे हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियन, एक यू नो वोकलिस्ट बैठे हैं अपना, और छोटा सा रूम है, बहुत बड़ा रूम भी नहीं है, मे बी 25, 30, 50 पीपल इन दैट रूम, और वो अपना लाइव कर रहे हैं, एक से दो इंस्ट्रूमेंट हाथ में साथ में बैठा के। सर वो चीज वो उस खत्म हो लेवल के लोग थे। हाँ, वो खत्म क्यों खत्म हुई है? बिकॉज़ उसकी पैट्रनेज कम कम है ना। हम्म। क्योंकि जब जब से म्यूजिक के अंदर बेसिकली इट शुड बी गवर्नमेंट सपोर्टेड, बिकॉज़ या हुकूमत का काम है कि वो आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी रखे अपने मुल्क में, और सारा कंट्रोल कॉर्पोरेट सेक्टर को ना दिया जाए कि वो डिसाइड करें उनके प्रोग्राम पे कौन क्या कर सकता है। ये मसला है। तो ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट हाँ, है। गवर्नमेंट, मैं मेरे एक और चीज ऐड करना बहुत चाहूंगा, सारे दोस्त हैं। एजुकेशन इन दैट। जी, मेरे बहुत सारे बायर म्यूजिशियन दोस्त हैं जो फुल टाइम म्यूजिशियन, एंड व्हाइल नन ऑफ देम इज लाइक रिच और एनीथिंग, या दे रेगुलर वर्किंग म्यूजिशियंस, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस दोनों। तो हमारे यहाँ वो जब डाइवर्सिटी ही नहीं होगी, तो फिर हम जैसे लोग यहाँ क्या कर सकते हैं आप लोगों के? या तो हमें कितना मसला ही मुश्किल है इस वक्त, जैसे कोई रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, जैसे आपने कहा रेगुलर म्यूजिशियन जिसके अंदर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, जिसका सर्वाइवल ये है कि एल्बम रिकॉर्ड हो रही है, स्टूडियो गया, प्ले किया, रिकॉर्ड करके आ गया। कितना मुश्किल है उसके लिए, कितना मुश्किल था पेंडेमिक में, अभी भी चल ही रहा है पेंडेमिक, इट्स नॉट दैट ओवर कंप्लीटली। तो मेरे ख्याल से काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज एक हाथ पे ये है कि जो वायरल टाइप चीजें होती हैं हम्म। वो नॉर्मली एक फोन पे बनाई होती हैं, सो उस किस्म के म्यूजिक के लिए चांसेस बहुत है बिकॉज वो कहीं से भी हो सकता है। सही। लेकिन एक्चुअल जो म्यूजिक होती है, जो आप कंपोज करते हो और बजाते हो, उसके लिए स्पेस बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। आई आई तो आई कांट आंसर एस क्वेश्चन एक्यूरेटली, बिकॉज जब हम्म। आप म्यूजिक की बात करते हैं तो मैं उसमें फिर सिर्फ मेन स्ट्रीम पॉप म्यूजिक नहीं सोच रहा, मैं या और भी डिफरेंट जॉनरास ऑफ म्यूजिक सोच रहा हूँ जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, लेकिन जिनको बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है, अच्छा। जिसमें बड़े बड़े अच्छे दूसरे स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक भी हैं।
हमारे देसी टाइप का जो म्यूजिक होता है उसमें बड़े बड़े और लोग हैं जो बड़े अच्छे हैं, और अगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने और इवन बड़े अगर लोगों सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान की मजेदार गाने। बात की जाए, आप एक रीजन से दूसरे रीजन, आपके मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं आई थिंक पंजाबी फोक के सॉन्ग्स हैं। अगर आप नीचे सिंध की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बहुत बेहतरीन फोक सिंगर्स हैं, सिंधी सराइकी फोक सिंगर्स बहुत हैं। डू यू जी थिंक कि बिल्कुल। मिकाल हसन बैंड आगे चल के अगेन दिस ईयर नेक्स्ट ईयर इन फ्यूचर आप इन सारे एवेन्यूज को भी एक्सप्लोर करेंगे, इन एरिया से म्यूजिशियंस ढूंढेंगे, वो टून्स वो जी फोक? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव टू। मैंने एक म्यूजिक सीरीज रिसेंटली रिकॉर्ड की थी जो कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के साथ ही अच्छा। उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड, उनके गानों पे, तो वो इंशाल्लाह वो निकलेगी तो आप लोग आई होप एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली जो आपने अभी बात की वो मैं ऑलरेडी उसका सोच रहा था करना, या कज लेकिन मुझे वो मिसाल हसन बैंड नहीं होगा, वो एक एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें अच्छा। अच्छा देसी म्यूजिक जो है उसके साथ आई विल प्रेजेंट समथिंग। तो आपकी जो म्यूजिक की एजुकेशन है, लेट्स गो बैक टू दैट टाइम, आपको अपॉर्चुनिटी मिली एजुकेशन लेने की म्यूजिक में, खास तौर पे अपना, जैसे मैं मिडिल मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली, जहाँ पे हमारा या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, दैट माइंडसेट, वी आर फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट कंप्लेनिंग दैट कि मैं आई एम इंजीनियर नाउ, तो उसको फॉलो करके मोस्टली इसी बात को लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया एजुकेशन अब म्यूजिक में लेने में। डू यू थिंक कि जी पाकिस्तान में भी इसका प्रमोशन होना चाहिए कि लोग पाकिस्तान में म्यूजिक को एज ए एजुकेशन लें, फील्ड लें, जाके सीखें? जी, क्यों नहीं, एजुकेशन कैसे हार्म कर सकती है? या वो तो विन विन सिचुएशन है। तो लेकिन मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ लोग जो कंसर्न्ड हों कि यार इसमें पता नहीं फ्यूचर है या नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है जैसे कि नहीं। मैंने बताया ये वाकई बड़ा मुश्किल है, ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और अगर आप कमर्शियली मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट नहीं हो तो यू आर नॉट गोना बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। So हम्म। I would not recommend it as a career to people here. I would say just do it as a hobby because this really is very difficult to survive without doing corporate projects. जो लोग corporate projects कर रहे हैं वो survive कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अपना म्यूजिक नहीं बनाते थे, अपना म्यूजिक नहीं वो बनाते हैं। करते ही हाँ। वो वही करते हैं। तो बस मतलब वो जब जब वो ये पैसे की गेम जब बन जाती है तो फिर जो कॉर्पोरेटाइज चीजें हैं उनमें पीपल गेट पेड वेल, पर जो नॉन कॉर्पोरेटाइज चीजें जिनको स्टेट सपोर्ट की जरूरत है वो दोज आर नॉट पेड, दैट्स अ रियल ट्रेजेडी। और ये हमारी लॉस होगी, और ये ऑलरेडी जो आप लोगों की बात कर रहे थे, अगर आज सलामत अली खान साहब दोबारा पैदा हो तो उनको कोई भी ना सुने। आज आज का दैट ये इज दौर सो है, सैड। या आज का ये दौर है कि और अभी भी सर जी, मैं नहीं कहता सलामत अली खान तो बहुत एक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप चीज है, उस लेवल ऑफ टैलेंट, बट और जरूरी नहीं कि आप हर बंदा उस लेवल का हो, तो लेकिन बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोग होते हैं जो अभी भी हमारे मुल्क में, जिनको जरूरत है कि उनको देखा जाए और सुना जाए, क्योंकि यार आर्टिस्ट विदाउट दैट कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी होती है ना एक, या उस कम्युनिटी के बगैर आर्टिस्ट किस तरह जिंदा रहेगा? छोड़ दे। तो ये जो कम्युनिटी की आप बात करें, थिंक एजुकेशन कैन bolster उसको सपोर्ट करके ऊपर ला सकती है, उस कम्युनिटी को बिल्ड कर सकती है। एजुकेशन कैन प्ले दैट पहले इम्पोर्टेंट। तो ये एजुकेशन से पहली चीज ये होती है कि आपको उस आर्ट फॉर्म के लिए कोई रिस्पेक्ट आती है, आपको समझ आना शुरू होती हम्म। है। एजुकेशन हेल्प करती है ना आपको उसको अंडरस्टैंड करने की। जब आप उसको समझना शुरू करते हो और उसको उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो तो देन ऑब्वियसली आप उसके लिए एक वैल्यू रखते हो। तो पहली स्टेप ये है कि हमारे लोगों में ये वैल्यू तो आए कि वो इसको समझें कि ये एक आर्ट फॉर्म, इट्स नॉट जस्ट अ कमर्शियल प्रोडक्ट। यस, you can do commercial work alongside your art as well, and that's what most artists जो करते हैं अपना वो यही सोचते हैं, उनको यही करना पड़ता है। तो आई एम नो डिफरेंट इन दैट रिगार्ड। हम्म। लेकिन मैंने जिस चीज से नाम अपना बनाया वो मेन स्ट्रीम पॉप म्यूजिक नहीं नहीं थी। था, देख लें। सही। बट while दैट while रिक्वायर्ड अ still लॉट while ऑफ still स्ट्रगल। enjoying popularity। हाँ, बट दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल जो आपने पाथ लिया, क्योंकि अभी भी ऑब्वियसली वही स्ट्रगल है, अभी भी बहुत वही स्ट्रगल है, अभी भी वही होता है, उसी तरह है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप ये ना समझे कि कोई मेक इट कर जाता है। ये अगर आपने अपना काम करना है और आपने उसको अपने तरीके से करना है
तो उसके लिए you are going to have to do it on your own, and that's what we've been doing. We've अच्छा, done this on आर्टिस्ट our के own. लिए मैं यूएस में देखता हूँ सर्वाइवल के लिए एक रॉयल्टी बेस है, जिनको एल्बम रिलीज हो गई स्पॉटिफाई पे है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है, रिकॉर्ड लेबल्स हैं, आपको किसी को कमर्शियल में उनका म्यूजिक लेना है, किसी को यूज करना है, तो एज एन आर्टिस्ट यू गेट दैट रॉयल्टी। क्या पाकिस्तान में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी को उस तरह रॉयल्टी मिली है कभी। आई डोंट थिंक सो, अच्छा, बिकॉज पाकिस्तान वही ना, वो बात उधर ही आ गई कि वो जब स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई, स्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट। तो वो किस तरह सीधा होगा। इतनी कंफ्यूजन है और लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है, किस तरह वो होगा। वो तो इम्पॉसिबल। आप एक बात कर रहे हो, आप तो बड़ी आगे की बातें कर रहे हो कि रॉयल्टी मिलेगी कि नहीं, मतलब ये क्योंकि तो मैं यहाँ पे मैंने रिसर्च तो अभी देखी, डेड आर्ट, आई थिंक हाईएस्ट पेड डेड सेलिब्रिटी समथिंग लाइक दैट, जिसमें एल्विस प्रेस्ली आ रहा है, माइकल जैक्सन आ रहा है, आई मीन दे हैव गॉन, बट उनको अभी भी अर्निंग आ रही है। हाँ, ये स्टेट्स बनाते हैं ना पैसे, तो वो सोसाइटीज हैं जहाँ उनको पता है कि हमने अगर सेल्स ना ट्रैक की तो हम रेवेन्यू नहीं रेज कर सकते। हमारे यहाँ तो ये होता है कि मुफ्त में सुन लो, और क्या, कोई पैसे देने को तैयार ही, मतलब द एटीट्यूड इज सच, पीपल डोंट बिलीव इन पेइंग फॉर म्यूजिक। दैट्स अ सीरियस सिचुएशन फॉर म्यूजिशियंस और ऑफ ऑल म्यूजिशियन, काइंड। हाँ, जिसका क्योंकि ऑक्यूपेशन ही म्यूजिशियन है इसका, तो उसको जिसका दैट्स ऑक्यूपेशन ही है, तो आप फिर कैसे एनवायरनमेंट में रहोगे? आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ उस चीज को इनकरेज ही नहीं किया जाता। तो पहले तो वो स्टेप क्रिएट करें ना कि वो लोगों को इनकरेज किया जाए। इफ पीपल आर ओनली गोइंग टू बी टोल्ड टू डू इट बिकॉज दे कैन मेक मनी, देन आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड इनफ रीजन टू कमिट योर लाइफ टू म्यूजिक। वो तो फिर अजीब सा सीन हो अजीब जाता। सा सीन है। यू आर राइट, या ये टोटली बहुत ये आपका इतना इतना वो वाइड सवाल है, तो मैं किसी को कोई एडवाइस ऑफर नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अगर आपने वाकई एक प्रॉपर आर्टिस्ट अगर बनना है, इफ यू स्टे सिंसियर व्हाट यू लव एंड व्हाट यू वांट टू डू, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी वेरी हार्ड टाइम बिकॉज पीपल डोंट सपोर्ट दैट। या तो एक चीज, एक पॉइंट हियर अगेन गोइंग बैक टू दैट एजुकेशन पार्ट। मैं एक आर्टिस्ट से रिसेंटली मिला, कराची में जो होते हैं, पेंडेमिक के बाद उसने, ही वाज रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, तो उसने यूट्यूब पे स्टार्ट किया और क्लासेस देना, ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप पे क्लासेस देना। डू यू थिंक कि जब एजुकेशन आपके पास हो, बिकॉज दैट गाय हैड सम बेसिक एजुकेशन, आई जी, थिंक बीएससी कुछ लेवल की एजुकेशन थी, तो यू थिंक कि आपको मेंटली पुश करता है कि स्टिल नीड टू वर्क हार्ड, यू नो देयर आर सम अदर एवेन्यूज जहाँ से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज घर तो चलाना है आपको, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, शोज नहीं मिल रहे, कि एजुकेशन पे फोकस पहला करना चाहिए, फिर म्यूजिक में आना चाहिए, या अगेन ऑब्वियसली अगर म्यूजिक एजुकेशन इज नॉट एन ऑप्शन? तो बहुत सारे लोग बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उनकी कोई म्यूजिक एजुकेशन तो नहीं है। they've अच्छा, just they've done the kind of music that happened to click, चल गया, हाँ। है ना? और ये आप देखते होंगे जब आपके साथ आर्टिस्ट आके मिल रहा है, रिकॉर्ड हाँ, करा रहा हाँ, है। बिल्कुल मुझे आता है, इस मुझे इसको पता होता है। स्केल का आइडिया नहीं है, कौन सा स्केल लगाना नहीं, अब जरूरी नहीं कि क्योंकि चीज पॉपुलर है तो वो बुरी है, है। ये जरूरी नहीं है। मसला ये है कि जो चीजों को पॉपुलर बनाया जा रहा है वो एक बड़ा नैरो ब्रैकेट है, और म्यूजिक इससे बहुत ज्यादा डाइवर्स है। समझ सही। रहे हैं या? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? आई ऑब्वियसली, यप, आई अंडरस्टैंड। फोकस है ना, वो फोकस बहुत ऑब्वियस चीजों पे है, और बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेटाइज, मतलब कि एक जैसा लगना शुरू हो जाता है सारा। जबकि इतनी डाइवर्सिटी है म्यूजिक की कि आप काफी कलर और काफी चीजें ऐड कर सकते हो विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी काइंड ऑफ क्वालिटी। इनफैक्ट क्वालिटी बेहतर हो जाए। क्वालिटी बेहतर हो जाती है। सही। तो मुझे ऑलराइट, फील हम ये है कि सिर्फ किस्म की चीज ही चलती है यहाँ। एक ही किस्म की चीज चलती है। अच्छा, इफ यू हाँ, रिमेम्बर, कोक स्टूडियो जो शुरू हुआ था, वो फोक आर्टिस्ट को लेके आते थे, उनको फिर वेस्टर्न म्यूजिक के साथ, उसमें इट वाज समथिंग न्यू ट्यून, एक न्यू होता था, लाइव होता था। आई थिंक लास्ट सीजन और उससे पहले कुछ था, दे आई थिंक दे वेंट टू दैट रिकॉर्डिंग, इवन दो काफी सक्सेसफुल रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं सॉन्ग्स उसके, बट दैट लाइव पार्ट इज गॉन। डू यू थिंक के लेकिन वो देखो गलत? ना, वो
वो वुल्फी को वो करना ही पड़ना था बिकॉज हम्म, उसने जेन जी और नए लोगों को टैप इन किया है, तो वो एक नया साउंड उसने क्रिएट करके दिया है। या तो ये मूव तो आनी आनी थी बिकॉज उसको दे हैड टू मेक इट अपीलेबल टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल एज या वेल एज पीपल जो कि नई चीज चाह रहे हैं। जो तो आपने कुछ किया ना था कुछ, हुमैरा चन्ना जैसे आर्टिस्ट को लेके आए, फॉर अ फाइन वोकलिस्ट, इतना सीखा हुआ काम उनका। बट वो गाने डिफरेंट किस्म के थे ना। या बट डू यू थिंक कि वो ये नए गाने नहीं गा सकते? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? क्योंकि जैसे हम जवाद बशीर साहब को देखते हैं, ही इज डूइंग डिस्को, ही इज डूइंग पॉप, एंड वो रेंज एक आपने सीखा हुआ अगर है तो आप ये एरियाज को भी एक्सप्लोर करते हैं, अगर आपसे कोई म्यूजिशियन आपको बुला के गवाए वो चीजें। मतलब मैं पॉप प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं जिस हम्म, किस्म की खुद चीज करता हूँ मुझे ट्रेडिशनल म्यूजिक अच्छी लगती है, तो मैं उसको नहीं सही। चाहता कि मैं कुछ और बना दूं, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। तो आई डोंट नो हाउ यू परसीव माय वर्क, सो एंड इट्स आल्सो द बैंड हैज इट्स ओन साउंड, बट जो मेरे प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स थे दोज वर ऑल, सम ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल। नूरी हम्म। ईपी, ज़ेब एंड हनिया, वो मैंने ही वो अच्छा। एल्बम्स प्रोड्यूस की थी, तो उनकी अच्छा। सारी साउंड, उसकी सारी टेक्सचर्स वगैरह जो थी वो सारी हम लोगों ने मिलके बनाई। अच्छा। तो मेरा एज अ प्रोड्यूसर जो है वो भी एक पैलेट है। इट्स नॉट जस्ट मिकाल हसन बैंड इज वन थिंग दैट आई डू, जिसमें वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और हम्म। आवाजें और मटेरियल वो साउंड देती हैं। बट जब वो चेंज हो जाता है तो फिर कुछ और बच जाता तो नूरी तो बहुत ही ज्यादा पॉप और उसमें था, जो जैसे है। अगेन हाँ, उस वक्त की न्यू जनरेशन को अटैच कर रहा था, अट्रैक्ट कर बिल्कुल रहा था। बिल्कुल अभी भी बिल्कुल, जिस दे तरह क्रिएट मूवी दोस। का फिनोमेना था ना, इसी तरह अब नए नए बैच का फिनोमेना है। समझ ऐसी। रहे हैं? वो टाइम टाइम के साथ चेंज होती है ना चीजें। दैट इज ग्रेट। वेल, मुझे आई थिंक हम 8 मिनट्स ओवर हैं। मैंने आपसे चलें। रिक्वेस्ट की थी सिर्फ 30 मिनट्स ही, सो अगेन मैं थोड़ा सा ऊपर चले गया। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, जस्ट मैं जानना चाह रहा हूँ, वो दो मेंबर आप और एहसन पप्पू साहब, एक कितने साल की जर्नी है। हमने देखा मिकाल हसन बैंड में बहुत से लोग आए चले गए, अभी आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं मिकाल हसन बैंड का? एक चीज आपने मेंशन की थी कि यू विल बी एक्सप्लोरिंग लाइक सिंध के फोक और सराइकी फोक और पश्तो और डिफरेंट अभी एरियाज। मैं नॉट ओनली रसब के साथ काम कर रहा हूँ, एक बहुत जबरदस्त कव्वाली आर्टिस्ट है शहजाद अली, अच्छा। उनके साथ भी हम कुछ सॉन्ग्स रेडी कर रहे हैं, अच्छा। जो कि बहुत डिफरेंट है मटेरियल, लेकिन जो हमारा लाइव उस पे रिस्पॉन्स आया ना वो कमाल है। तो अच्छा। आई थिंक पीपल रियली एंजॉय दो सॉन्ग्स। मैं चाहूंगा कि मैं वो आप लोगों के साथ जरूर किसी पॉइंट पे शेयर करूँ। तो श्योर या। बिकॉज वो बिल्कुल डिफरेंट साउंड है, वो डिफरेंट है, वो दैट इज मिकाल गुड टू हसन नो। बैंड वाला साउंड नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। अच्छा, तो हम डिफरेंट। मिकाल हसन हाँ, बैंड को एक थोड़े से डिफरेंट उसमें देखेंगे। डिफरेंट, हाँ। जी अच्छा, बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल। में। जी सही। और एज अ प्रोड्यूसर, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, या कहा जाए कि वो आपके साथ आके सक्सेसफुल हो गए, तो आप अपने आप को फ्यूचर में एज अ प्रोड्यूसर ज्यादा काम देखते हैं, या फिर मिकाल हसन बैंड का म्यूजिक जो है वो आप उस पर ज्यादा फोकस तो रखेंगे? मुझे मुझे दोनों चीजों की अपनी एक चैलेंजेस होती हैं और अपनी उनकी एक फील होती है। बैंड का मटेरियल जो है वो ऑब्वियसली वो हम लोग सारे मिल के बनाते हैं, तो उसकी फील कुछ और होती है, फीलिंग्स उसकी कुछ और जो लोगों के साथ जब आप काम करते हो उसकी फीलिंग्स भी कुछ और होती हैं, क्योंकि हम्म। उनकी भी आइडियाज इन्वॉल्व है। आप उनके आइडियाज को कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो या कितना अच्छा पॉलिश कर सकते हो या उसको किस तरह दिखा सकते हो, आप वो उसमें आप पे अपना इनपुट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐड करते हैं टू टू मेक इट बेटर, जी जी, जब वो करना चीज। पड़ता है अच्छा। बेशक, वो साउंड्स वगैरह जनरेट करने के लिए और टोन्स जनरेट करने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू डिसाइड व्हाट इट्स गोना बी, तो दैट्स अ बिग जॉब। वेल, जस्ट वांट इफ यू टू कांट थैंक मेक यू, हम can't 10 make it मिनट sound ऊपर आ good, गए। then या। आपने अपना काम नहीं किया। तो Oh yeah, your work is amazing. आपने as a producer जो काम किया, I think आदत, if I'm not wrong, are you the one जिसके जी पास वो रिकॉर्ड हुआ था? Yeah, I was जी not wrong. बिल्कुल। ये मुझे जब पता चला था, I was surprised, and that song obviously इतना पाकिस्तान का पॉपुलर बहुत सॉन्ग है, पॉपुलर हुआ। और कैरियर बनाया आतिफ असलम का, जल बैंड फॉर्म हुआ, अगेन ब्रेक हो गया बिल्कुल। बाद में, बट बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने आपके साथ काम किया, और आपने जो दिया है इस इंडस्ट्री को, दैट्स अ लॉट। आई थैंक विश यू गुड लक। मैं थैंक यू अगेन करना चाहूंगा आपका, मैंने थोड़ा टाइम लिया आज, मैंने 30 मिनट्स रिक्वेस्ट किया था, हम 40 मिनट्स से चले गए। इट वाज वंडरफुल यू डिस्कशन। अगेन जस्ट वांट टू विश यू गुड लक अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर। सो मच।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।